आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैष्णवी और क्रेयॉन्स दोनों ही जुड़वा बच्चे थे। बस क्रेयॉन्स वैष्णवी से 5 मिनट बड़ा था, जिसका वो हर वक्त फ़ायदा उठाता रहता था। अगर उसे वैष्णवी से कोई भी काम करवाना होता था तो वो उसे अपने बड़े होने का हवाला देता था और उससे अपने सारे काम भी करवा लेता था। कुछ देर बाद वैष्णवी अपना पूरा बैग लेकर ज्ञान के कमरे में आई और बैग को बेड पर रखकर आराम से बेड पर चढ़कर बैठ गई। ज्ञान हैरानी से वैष्णवी से बोला, प्रिंसेस, तुमने सिर्फ एक कॉपी का ही काम नहीं किया था। या वैष्णवी ज्ञान की बात बीच में काट कर मासूमियत से बोली, 1 हफ्ते पहले मेरे पैर में चोट लग गई थी, उसके बाद मेरे घुटनों में चोट लग गई थी और फिर छोटे भाई ने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था तो उसने मेरे माथे से चोट लग गई थी और उसके बाद हम लोग वहाँ चले थे ना, तो वहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रही थी तो एक बच्चे ने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी तो मैंने उसे मारा तो मम्मा ने मुझे डांटा और फिर मेरा मन नहीं हुआ होमवर्क करने का और जब मैंने टीचर जी को बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। फिर मैंने बड़े दादू छोटे दादू से अपना सारा होमवर्क करवा लिया था, लेकिन सृष्टि मम्मा को पता चल गया था और उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। कियान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बातों से उसके होमवर्क न करने का क्या लेना देना है। कियान कुछ बोलने ही वाला हुआ कि तभी वैष्णवी अपनी मासूम भरी शक्ल बनाते उससे बोली, और आपको पता है कल मेरे बिशु का बर्थडे है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। आप जल्दी से मेरा होमवर्क कर दो ताकि मैं अपनी ड्रेस फाइनल कर लूं। बोलकर वैष्णवी बेड से उठकर कमरे से बाहर भाग गई और बेचारा ज्ञान उसे आवाज़ ही देता रह गया। ज्ञान ने फिर बैग में से कॉपी निकाली और अपनी प्रिंसेस का होमवर्क करने लगा। वैष्णवी बिल्कुल सृष्टि पर गई थी। बातें बनाना, झूठ बोलने में तो बहुत ज़्यादा आगे, और लोगों को ब्लैकमेल करने कैसे करना है ये बहुत अच्छे से आता था। वहीं क्राउन्स बिल्कुल कियान पर गया था। गुस्से में तो उसका भी बाप था, उसे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए थी और भी कियान की तरफ बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी चीज़ से कोई छुए या फिर हाथ लगाए, यहाँ तक कि उसके कपड़े को भी कोई हाथ लगाए। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव था। कियान बेचारा कमरे में बैठा वैष्णवी का काम कर रहा था, वहीं वैष्णवी नीचे हॉल में आर्यन की गोद में बैठी उससे बातें कर रही थी। वैष्णवी मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, छोटे दादू, मम्मा कब आएंगी? मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वैष्णवी की बात सुनकर कृतिका प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरती बोली, आपकी मम्मा बहुत जल्दी आएंगी। जैसे आपकी टीचर आपको पढ़ाती हैं वैसे ही आपकी मम्मा भी स्टूडेंट को पढ़ाने गई हैं। अब आप जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आपका भैया भी तैयार हो रहा है। वैष्णवी बुरा सा मुंह बनाते हुए कृतिका से बोली, छोटी दादी, वो भाई नहीं है बल्कि क्रियॉन्स है और मैं उनसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे दीदी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। तभी क्रेयॉन्स की आवाज़ आई, मोटी, पहले दीदी के लायक तो बन जा। सभी लोगों ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ क्रेयॉन्स स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होकर अपना बैग टांगे खड़ा था। क्रेयॉन्स एटीट्यूड में नीचे आया और वैष्णवी को घूरते हुए बोला, ये क्या मोटी, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? फिर गुस्से में वार्निंग देते हुए, मुझे 8 बजे तक तुम बिल्कुल रेडी चाहिए। तुम्हारे पास ओनली सिर्फ 10 मिनट है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। बोलकर क्रेयॉन्स एरिया की तरफ चला गया। वैष्णवी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कृतिका को देखा। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जल्दी से, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, वरना भैया छोड़ देंगे। बोलकर कृतिका सोफे से उठकर खड़ी हुई और वैष्णवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। तभी सीढ़ियों से नीचे आया और कृतिका को आवाज़ देते हुए बोला, मम्मा, मेरी कॉफ़ी। बोलकर ज्ञान सोफे पर आकर बैठ गया। आर्यन अपने बेटे की हालत देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, बच्चे परेशान करते हैं तो कैसा लगता है। बचपन में तूने मुझे बहुत परेशान किया था और आज तेरे बच्चे तुझे परेशान कर रहे हैं। और हाँ, मम्मा की लाडली कृतिका वैष्णवी को रेडी करने गई है। कृतिका ने ज्ञान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी हालत अभी कुछ कहने वाली नहीं थी। रात को बच्चों ने उसे सोने नहीं दिया था और सुबह होते ही जगा दिया। मनीष मुस्कुराते हुए ज्ञान से बोली, बेटा, तू अपने बाप की बात पर ध्यान मत दे और रेडी होकर
स्कूल में बच्चों को छोड़ा। कियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तभी टीना उसे कॉफ़ी देते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भैया। कियान ने हल्का मुस्कुराते हुए टीना को गुड मॉर्निंग विश किया और उसके हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर कॉफ़ी पीने लगा। अचानक उसके जहन में एक याद ताज़ा हो गई, फ्लैशबैक। कुछ सालों पहले सृष्टि कियान के लिए कॉफ़ी लेकर आए और उसे देते बोले, कियान आपकी कॉफ़ी। कियान ने कॉफ़ी का कप लेकर जैसे ही सिप कॉफ़ी का लिया, गुस्से में उसका मुंह बन गया था। अब वो बोला, तुम्हें पता है कि मैं कॉफ़ी में शुगर नहीं लेता, फिर भी तुम जानबूझकर मेरी कॉफ़ी में शुगर डाल देती हो। कियान को गुस्से में भड़कता देखकर सृष्टि उसके करीब आई और अगले ही पल उसने उसके होठों पर अपने होठों से छू लिया और उसे दूर हटते बोली, अब कोई शिकायत है। कियान सृष्टि को कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरी शिकायत कैसे दूर करनी है। फ्लैशबैक एंड आते ही कियान के होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई थी। अब वो कॉफ़ी पीते हुए टीना से बोला, अर्नब और आरव कहाँ हैं। टीना मुस्कुराते हुए कियान से बोली, भैया वह दोनों ही अभी सो रहे हैं। यह सुनकर कियान कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कानों में वैष्णवी की चहकती हुई आवाज़ आई, डैड मैं रेडी हो गई। सभी लोगों ने अपनी नज़रें उठाकर सामने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ वैष्णवी अपनी स्कूली एंड यूनिफॉर्म में दो चोटियों के साथ खड़ी हुई थी। वैष्णवी बिल्कुल सृष्टि पर गई थी। काली काली बड़ी आंखें, सुंदर सा छोटा सा मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ। वैष्णवी कृतिका के साथ नीचे हॉल में आई और हैरानी से कियान से बोली, डैड आप अभी तक रेडी नहीं हुए। कियान कॉफ़ी का कप खाली कर टेबल पर रखकर अपनी जगह से खड़े होते हुए वैष्णवी से बोला, आप जाकर ब्रेकफास्ट करो, मैं रेडी होकर आता हूँ। वैष्णवी अपनी खरती आवाज़ में कियान से बोली, अभी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वरना मैं आपको रेडी करती, लेकिन आज आप पिंक वाली शर्ट पहनोगे। वैष्णवी लगभग ऑर्डर देने हुए बोली। कियान ने अपना सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया और वैष्णवी और प्रियांश के पास जाकर ब्रेकफास्ट करने लगी थी। दिल्ली एसएस कॉलेज एक साइकोलॉजिस्ट लेक्चर दे रही थी और सारे स्टूडेंट उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर से अपनी नज़र हटा पर सभी स्टूडेंट को देखते हुए बोले, आप में से अधिकतर लोगों ने टीवी या न्यूज़पेपर में कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, वह सब नॉर्मल नहीं होता। एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट की तरफ देखते बोला, ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास आसपास वो इंसान है जिसे ये बीमारी है। साइकोलॉजिस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे स्टूडेंट से बोली, ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन में ये बीमारी 8% होती है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, हम रोड पर जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होते, खून बहता है या फिर नॉर्मली इंसान को बहुत चोट लगी हो, उस इंसान का कोड देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि एक्सीडेंट हुआ हो, उसे ज़्यादा चोट ना आई हो, और या फिर उसे किसी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है कि उसका इतना खून बह गया है, तब भी हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि बोलकर वो साइकोलॉजिस्ट खामोश हो गई और हल्का मुस्कुरा कर स्टूडेंट बोली कि इंसान मरा ना हो। लेकिन ये सोचते हुए भी हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती और हम लोग एक बार उस आदमी को देखना चाहते हैं, और अगर नहीं देख पाते तो हमारे दिमाग में वही चीज़ हावी होती रहती है, हमें हर वक्त वही चीज़ दिखाई देने लगती है। लेकिन इसमें यह डिसऑर्डर होता है, उनमें परसेंटेज बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये 2 प्रकार का होता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को दर्द भरी छींक, खून, ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जिससे हमें डर लगता है, वो चीज़ उसी चीज़ों में उन्हें सर्टिफिकेशन मिलती है। कुछ देर बाद बेल बज गई और साइकोलॉजिस्ट क्लास से बाहर निकलकर अपने फ़ोन में कुछ करने लगी थी। तभी उसके पास प्रिंसिपल मैडम आई और मुस्कुराते उससे बोली, थैंक यू मिसेस गोइंका, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आई स्टूडेंट को लेक्चर देने के लिए। वो साइकोलॉजिस्ट कोई और नहीं बल्कि सृष्टि ही थी। इतने सालों में सृष्टि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, पहले से भी वह ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। सृष्टि फ़ोन की स्क्रीन ऑफ करके प्रिंसिपल को देखते हुए मुस्कुरा से बोली, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं स्टूडेंट को लेक्चर नहीं बल्कि ग्रेजुएशन दे रही थी, एजुकेशन दे रही थी, ताकि उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चले। नाउ आई गो बोल पर सृष्टि वहाँ से चली गई। सृष्टि कॉलेज से बाहर निकली। कॉलेज के गेट पर सामने उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसके साथ
5 से गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई थी उसकी सेफ्टी के लिए। तभी सृष्टि का फ़ोन रिंग हुआ। सृष्टि ने फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, जिसे देखकर उसके होठों पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई थी। सृष्टि ने कॉल पिक की और चलते हुए बोली, बोलो। बच्चों ने फिर से परेशान किया या रात को सोने नहीं दिया। जिस पर दूसरी तरफ से ज्ञान की नाराजगी से भरी हुई आवाज आई, क्या यार, बीच में बच्चों को क्यों ला रही हो? वेल, ये बताओ कब आ रही हो, या फिर मैं लेने आ जाऊं? बोलते हुए ज्ञान की आवाज़ सीरियस हो गई थी। सृष्टि बात करते करते गाड़ी के पास आ गई थी और इसके पास आते ही ड्राइवर ने अपना सिर झुकाकर गाड़ी के पीछे वाली दरवाजा खोला। सृष्टि अंदर बैठ गई और ज्ञान से बोली, अब तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं बस कुछ ही घंटों में आ रही हूँ। ज्ञान हल्का मुस्कुराते बोला, गुड, मैं कुछ घंटों में तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आऊँगा, बाय। बोलकर ज्ञान ने कॉल कट कर दी। सृष्टि ने कान से फ़ोन हटाया और अपनी सख्त आवाज़ में ड्राइवर से बोली, गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ लेकर चलो। ड्राइवर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी को अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दिया। सृष्टि गाड़ी में पीछे बैठी खिड़की से दिल्ली की रोड को देख रही थी और कुछ सालों से पहले की बात याद कर रही थी। फ्लैशबैक, कुछ साल पहले सृष्टि ज्ञान की शादी को 1 साल हो गया था। दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। सृष्टि का पूरा ध्यान अपनी स्टडी और ज्ञान पर था और ज्ञान भी उसका पूरा ख्याल रखता था और उसकी स्टडी में पूरी हेल्प करता था। इसी का नतीजा था कि सृष्टि के बीएससी में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में 90 से भी ज़्यादा मार्क्स आए थे। सृष्टि इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी अपनी स्टडी कर रही थी, तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। सृष्टि काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रही थी और ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ देर फ़ोन चलाएगी, उसके बाद फिर से स्टडी करेगी। सृष्टि ने जब अपना फ़ोन ओपन करके जैसे ही गूगल खोला, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक पति ने करीबन 2 महीने तक अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया था, जिससे उस पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर दी थी। उस टाइम के लिए हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। सृष्टि ने उस न्यूज़ पर क्लिक किया और पूरी न्यूज़ पढ़ने लगी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि उस आदमी को एक बीमारी थी जिसका नाम ऑब्सेशन था। यहाँ तक कि न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा था कि उससे पहले उसने अपनी 4 गर्लफ्रेंड की हत्या की थी, क्योंकि उन सभी ने उससे तेज आवाज़ में बात की थी। उस पूरी न्यूज़ को पढ़कर सृष्टि को गुस्सा तो बहुत तेज आया था, लेकिन उसने इस बीमारी के बारे में सर्च किया और इस बीमारी का इलाज ढूंढा और उसके बारे में बहुत सर्च किया। हालांकि उसे इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, लेकिन इतना पता चल गया था कि अगर पेशेंट के आए तो सृष्टि कैसे बोली, तुम्हें ऑपरेशन बीमारी के बारे में पता है? क्या बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोलते बोला, लेकिन तुम्हें जान पर कल क्या करना है? सृष्टि बेड के पास आई और ज्ञान का लैपटॉप एक साइड करके उसके सामने बैठते बोले, इस बीमारी में ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कितनों की जान चली जाती है, और मैं तो बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोगों का भला हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ताकि जिन लोगों में ठीक होने की विल पावर हो, मैं उन्हें ठीक कर सकूँ। सृष्टि की बात सुनकर ज्ञान ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये फालतू आइडियाज़ जहाँ भी तुम्हारे दिमाग में आया है ना, इसे निकाल दो। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन इस चीज़ में जहाँ पर तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं होगा, इस बात के लिए मैं कभी भी तुम्हें हाँ नहीं करूँगा। सृष्टि ज्ञान का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ज्ञान, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बचपन से ही ऐसा कुछ करना चाहती थी जिसमें लोगों का भला हो, और जब मैं तुम कुछ करना चाहती हूँ तो तुम मना कर रहे हो। भाई ज्ञान, तुम भी तो अपने ऑफिस जाते हो, इतना सारा काम करते हो, तो मैं तो मना नहीं करती। ज्ञान ने गुस्से में सृष्टि के दोनों हाथों को झटक दिया और चिल्लाते बोला, तो अब तुम मुझे रोकोगी? ज्ञान गोइंग काफो। सृष्टि भी गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाते बोली, तो करो अपनी मनमानी, और तुम भी मुझे मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे बनना है तो साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, वरना कुछ भी नहीं बनना, और मुझे कॉलेज भी नहीं जाना।
और वह गुस्से में क्यान की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए बोली, और जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते, मुझसे बात करने की भी तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही ना ही मेरे करीब आने की कोई भी ज़रूरत है, बल्कि सोचना भी मत। रोने की एक्टिंग करते हुए सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। डैड ने भी मम्मा को कितना सपोर्ट किया था, लेकिन उनका बेटा उनसे भी बिल्कुल अलग है। बैगन की तरह शक्ल, कद्दू जैसा मुंह, और अगर खुलता है तो सिर्फ ऑर्डर देने के लिए। क्या उनकी एक्टिंग करते हुए, जॉन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कियान को फिर गुस्से में घूरते हुए, आज पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सिर्फ नाम का ही है मुझसे प्यार करते हो, बढ़िया है। और अगर प्यार करते होते ना तो मुझे सपोर्ट भी करते, बोलकर सृष्टि ने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया था। सृष्टि की भी बात सही थी, लेकिन ज्ञान की भी फिक्र गलत नहीं थी। ऐसे ही 10 दिन तक सृष्टि ने ज्ञान से कोई बात नहीं की थी, और जब भी बहुत बात करने की कोशिश करता, वह कोई ना कोई बहाना बना देती। ज्ञान अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और उसके सारे घर वाले सृष्टि की तरफ थे और उसे मनाने की पूरी ही कोशिश कर रहे थे कि वह मान जाए। और आखिरकार ज्ञान ने भी सृष्टि के डिसीजन पर हामी भर ही दी थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही सृष्टि को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, और सृष्टि को लगा जैसे उसका सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ को पूरे दिल से चाहो वह मिल ही जाती है। ज्ञान और उसकी पूरी फैमिली ने सृष्टि को पूरा सपोर्ट किया, और जिसका रिजल्ट आज सबके सामने था, फ्लैशबैक एंड। सृष्टि की आंखों में यह सब सोच कर ही आंसू आ गए थे। वो धीरे से अपने मन में बोली, थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, स्पेशली ज्ञान। तुम्हें, अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। वहीं ज्ञान के ऑफिस में ज्ञान लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। इन सालों में ज्ञान और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, अब बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। लेकिन उसका गुस्सा कम होने की वजह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसकी वजह थी उसका दिन भर काम करना, और रात को अपने उसके बच्चों का उसको परेशान करना, जिस वजह से ज्ञान दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब सृष्टि आएगी। दूसरी तरफ आशी मैंशन में राशि और अर्चित की शादी हो चुकी थी। उनके 2 जुड़ा बच्चे थे, अंश और बंश। दोनों ही बहुत ज़्यादा शैतान थे। आए दिन स्कूल में उनकी कंप्लेंट आती रहती थी, जिससे राशि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि बचपन में उसकी माँ मानसी को प्रिंसिपल और उसकी क्लास टीचर के सामने उसकी शिकायत सुनने पर कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती होगी। राशि सोफे पर बैठी चाय पी रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। राशि ने अपना फ़ोन उठाकर कॉल पिक की, और कुछ देर बाद कॉल काट कर खुद से बोली, अब इन लोगों ने क्या कर दिया। वहीं अर्जित का तो सही है, अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर वह गुस्से में, आज तो इन दोनों को अच्छे से खबर लूँगी, इससे पहले स्कूल जाकर इन दोनों को देखना पड़ेगा। बोलकर राशि बिना चाय पिए ही अपनी पर्स लेकर जल्दी से उन दोनों के स्कूल के लिए निकल गई थी। राशि स्कूल के अंदर आई और अंश वंश की क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास के गेट के सामने दोनों मुर्गा बने हुए थे। राशि गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए बोली, अब तुम दोनों ने कौन सी नई शरारत की है। अंश वंश दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन अंश हाइट में वंश से थोड़ा सा बड़ा था, और देखने में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। दोनों ने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, जिनकी शर्ट उनकी पैंट से बाहर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सही से खड़े होकर राशि के पास आए। वंश बड़ी मासूमियत से अंश को एक नज़र देखकर राशि से बोला, मम्मा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो बस टीचर से क्वेश्चन पूछा था। टीचर को आंसर नहीं आता था तो उन्होंने हमें क्लास से बाहर कर दिया। अंश भी बंस की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मा। तभी उन तीनों की आवाज़ सुनकर टीचर क्लास में बाहर आई और उन दोनों बच्चों को गुस्से में घूरते हुए राशि से बोली, आपके दोनों बच्चे एक नंबर के शरारती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। राशि शर्मिंदगी से टीचर से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम रियली रियली सॉरी। आपने दोनों हाथों से दोनों बच्चों के हाथ पकड़ते हुए, इन दोनों को तो मैं देखती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए
कि इन्होंने पूछा क्या था। राशि की बात सुनकर टीचर उसे बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसने कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए राशि से बोली, आप अपने बच्चों से ही पूछ लीजिए। बोलकर टीचर गुस्से में क्लास के अंदर चली गई थी। राशि उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों की शिकायत सुनकर मेरी तो कान ही दर्द कर होने लगा है। आज रात तुम्हारे पापा को आने दो, तुम्हारी सारी शिकायत बताओगी। अब चलो। उन दोनों को खींचते हुए स्कूल से बाहर ले जाने लगी थी। अंश, वंश, आरव, क्रियांश और वैष्णवी सभी बच्चे एक ही स्कूल में थे। आरव सभी बच्चों में से सबसे छोटा था। वैसे तो क्रियांश और वैष्णवी दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन उन दोनों की क्लासेस अलग अलग थी, क्योंकि क्रियांश पढ़ने में बहुत अच्छा था, वही वैष्णवी तो टीचर को कैसे परेशान करना है और सारे बच्चों का उनका टिफिन कैसे खाना है, इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी टाइप की थी, जिस वजह से 2 बार फेल हो चुकी थी। वैष्णवी की क्लास रूम में वैष्णवी अपने बेस्ट फ्रेंड विशाल के साथ उसकी सीट पर बैठी थी और उसके साथ ड्राइंग बना रही थी, लेकिन वो आर्ट पर कम अपनी ड्रेस पर ज़्यादा ड्राइंग कर रही थी, जिसे देखकर उसके पास बैठा विशाल उस पर हंसने लगा और हंसते बोला, वैष्णव कि तुम क्या कर रही हो, अपनी यूनिफॉर्म पर ड्राइंग क्यों कर रही हो, एक सेकंड। बोलकर विशाल मासूमियत से अपने बैग से इरेजर निकालकर उसके यूनिफॉर्म को रब करने लगा और उसे ऐसा करते देखकर वैष्णवी मुस्कुराकर उसे देखने लगी थी। क्रियॉन्स एक सीट पर बैठा था और उसके साथ उसे थोड़ी दूर छोटी सी एक गोल मटोल सी लड़की आई बैठी थी। आई ज्ञान के असिस्टेंट की बेटी थी और क्रियॉन्स की बेस्ट फ्रेंड। आई 8 का टेबल याद कर रही थी, लेकिन कुछ शब्द उसे समझ में ही नहीं आ रहे थे। उसने क्रेयॉन्स को देखा जो अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। आई उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसे उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो धीरे से अपनी सीट से उठी और सामने बैठे लड़के के पास जाकर उससे वह शब्द पूछने लगी। और उसने पूछने के बाद आई अपनी सीट पर आई और बैठने लगी। तभी उसके कानों में क्रेयॉन्स की गुस्से से भरी हुई आवाज़ पड़ी, मुझे बिना बताए तुम कहाँ गई थी। आई मासूमियत से बोली, वो मुझे ऐड का टेबल समझ नहीं आ रहा था, वो मिहिर है ना, उससे हेल्प लेने गई थी। आई के मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनकर क्रियॉन्स का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में आई का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, आई अगर टेबल समझ में नहीं आ रहा था तो मुझसे हेल्प लेती, किसी और के पास क्यों गई थी। तुम क्रियांश गोयनका की बेस्ट फ्रेंड हो, आज से तुम किसी के भी पास नहीं जाओगी। बोलती हुई क्रियांश की पकड़ आई के हाथ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जिस वजह से उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आई रोते हुए बोली, आई एम सॉरी क्रियांश। क्रियांश गुस्से में आई का हाथ छोड़ते हुए बोला, व्हाट सॉरी, तुम वहाँ ब्लैक बोर्ड के पास जाओ, कान पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगो और सबके सामने बोलोगे कि तुम मेरी मेरी सारी बात मानोगी, वरना तुम तो मुझे जानती हो। अपने दादू और डैड से कहकर तुम्हारे पापा को भी नौकरी से निकलवा दूंगा और तुम्हें भी इस स्कूल से और फिर किसी भी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पापा को कहीं भी नौकरी मिलेगी। क्रेयॉन्स की धमकी सुनकर आई उससे रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। आई की बात सुनकर क्रेयॉन्स के चेहरे पर तेरी मुस्कुराहट आ गई थी और आई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम्हें तो मेरी सारी बात माननी चाहिए। अब अच्छी बच्ची की तरह ब्लैक बोर्ड के पास जाओ और अपने कान कान पकड़ कर मुझसे माफ़ी मांगो। आई ने लाचारी और बेबसी से अपना सिर हिलाया और ब्लैक बोर्ड के पास जाकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ा और क्रेयॉन से देखते हुए बोली, आई एम सॉरी क्रेयॉन्स, आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। आगे वाली सीट पर बैठा हुआ महिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि वो आई को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता था और इस वजह से क्रेयॉन्स के साथ बहुत ही बार लड़ाई हो भी चुकी थी। क्रेयॉन्स के होठों पर किसी चमकी जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई थी और वो आई को एकटक देखते हुए अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाते हुए, अब मेरे पास आ जाओ। आई ने अपना सिर हिलाया और भागते हुए क्रेयॉन्स के पास जाने लगी, लेकिन बीच में मिहिर ने अपने पैर आगे कर दिया, जिससे आई लड़खड़ाकर मुंह के बल जमीन पर गिरने लगी, लेकिन वह गिरती और उसे चोट लगी। क्रेयॉन्स ने जल्दी से
भागकर आई को संभाल लिया था और गुस्से में लाल आंखों से मिहिर को घूरते बोला, आई को अगर एक खरोच भी आई तो मैं तेरा वह हाल करूंगा कि दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्रियांश की धमकी सुनकर मिहिर गुस्से में उठ के खड़ा हो गया और बोला, तुम तो रोज इस बात चिल्लाते हो, तब कुछ भी नहीं होता और क्या कर लोगे, बोलो मुझे। बोलते हुए मिहिर भी गुस्से में क्रियांश को घूरने लगा था। क्रियांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, क्रियांश को इनका क्या कर लेगा, क्या नहीं, इसे छोड़ो, क्योंकि कल से तुम स्कूल में नजर नहीं आओगे। बोलकर क्रेयॉन्स ने आई का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपनी सीट की तरफ ले जाने लगा था। मिहिर गुस्से में क्रेयॉन्स और आई को जाते हुए देख रहा था और अपने दांत पीसते बोला, तुम्हारी शिकायतें मैं अपने बड़े भाई से करूँगा और फिर वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। बोलकर मिहिर भी अपनी जगह पर वापस से बैठ गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सृष्टि की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और क्यान अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क और आंखों में ब्लैक कलर के सेब चढ़ाए हुए सामने से ही आ रही थी। सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि ने व्हाइट कलर का टॉप और उसके साथ ब्लू कलर का बॉटम पहन रखा था और ऊपर से ओवर साइज कोट डाल रखा था। उसने भी अपने चेहरे पर मास्क से कवर किया था। उसकी आंखों पर ब्लू कलर का चश्मा लगाए हुए थे। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड उसका सामान लिए हुए आ रहे थे। इन सालों में सृष्टि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। ज्ञान उसे एकटक देखे जा रहा था और सृष्टि भी उसे ही देखे जा रही थी। वैसे तो दोनों कुछ हफ्तों के लिए ही एक दूसरे से दूर हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सालों में एक दूसरे से दूर हो गए हों और एक दूसरे की याद में तड़प रहे हों। सृष्टि अचानक से भागकर ज्ञान के पास आने लगी थी। उसे अपने पास आता देखकर ज्ञान ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। सृष्टि ज्ञान के गले से लग गई और ज्ञान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वहाँ आसपास गुजर रहे लोग रुक रुक कर उन दोनों को देखने लगे थे। उन दोनों के बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी नजरें झुकाए हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। ज्ञान ने सृष्टि को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जिससे सृष्टि ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन वो ज्ञान के सीने से लगी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इस हफ्ते में उसने भी बहुत ही उसे और अपनी उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। तभी अचानक से एयरपोर्ट पर धुआंधार फायरिंग होने लगी। सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। सृष्टि जो सुकून से ज्ञान के गले से लगी हुई थी, फायरिंग की आवाज़ सुनकर घबरा कर उससे दूर हो गए। दोनों के बॉडीगार्ड अपना हथियार तैयार कर लिया और एकजुट होकर जहाँ से फायरिंग हो रही थी उस तरफ फायरिंग करने लगे। ज्ञान ने भी अभी बंदूक निकाली और धड़ाधड़ फायरिंग करने लगा। सभी लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इसी बीच एक महिला भागते हुए सृष्टि से भी टकरा गई थी और सृष्टि नीचे जमीन पर गिरने लगी। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही ज्ञान ने अपने एक कमर हाथ से उसकी कमर को थाम लिया था। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर आ रही गोली पर पड़ी। ज्ञान ने बड़ी फुर्ती से सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया और उसके हाथ एक साइड हट गया। गोली सामने की वॉल पर लग गई थी। ज्ञान की आंखें गुस्से की वजह से यह सब देखकर लाल हो गई थी और गुस्से में उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था, जिसे देखकर यमराज के दर्शन होने लगे थे। सृष्टि बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। ज्ञान ने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया था और सामने से बंदूक चला रहे नकाबपोश के उसने माथे पर गोली चला दी थी, जिससे वह नकाबपोश वहीं पर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। ज्ञान बिना रुके नकाबपोश के ऊपर गोली चलाने लगा था। सृष्टि घबरा कर उसकी पीठ से चिपक गई थी और उसने अपने दोनों हाथ ज्ञान के सीने से लपेट लिए थे। कुछ ही घंटों बाद हर तरफ फर्श पर खून ही खून पड़ा था और एक आदमी जिसके पैर पर गोली लगी थी वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। तभी उसे ज्ञान के बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। ज्ञान ने सृष्टि को गाड़ी पर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए फुल स्पीड पर वहां से फरार हो गई। गाड़ी में सृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी। तभी ज्ञान उसके गल पर हाथ रखते हुए बोला, जाना। सृष्टि उसके सीने से लग गई और उसने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए। ऐसा नहीं था कि आज उसने पहली बार ज्ञान को ऐसे देखा था। इससे पहले भी कई बार वो उसे इसी हालत में देख चुकी थी। यहाँ तक कि उसे ये बात पता थी कि अगर कोई उसे थोड़ा सा भी परेशान करेगा या उसके साथ बदतमीजी करने की
कोशिश करेगा तो उसे उसका पति नहीं छोड़ेगा। सृष्टि ज्ञान के सीने से लगे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ज्ञान सृष्टि के माथे पर किस करते बोला, शक है तो अभी क्लियर कर देता हूँ। सृष्टि पहले तो मुस्कुराई, लेकिन बाद में उसका मतलब समझते ही उसके कान शर्म से लाल हो गए थे। उसका चेहरा शर्म से जलने लगा था। सृष्टि ने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था। कुछ घंटों बाद गोइंका मिला। सृष्टि और ज्ञान दहलीज पर रुके हुए थे। कृतिका और वाणी दोनों मुस्कुराते हुए उन दोनों की ही आरती उतार रही थी। सृष्टि और ज्ञान अंदर आए। सृष्टि मुस्कुराकर सभी लोगों से मिलने लगी थी। इन बीते दिनों उसने अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था और फैमिली ने भी उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। सृष्टि ने मुस्कुराकर टीना को अपने गले से लगा लिया। टीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, को बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास इतनी अच्छी फैमिली हो उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है भला? सृष्टि की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी किरण सृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते बोला, जाना तुम्हें सबसे तो हाल चाल पूछ लिया, मुझसे भी पूछो। बोलकर ज्ञान ने सबके सामने सृष्टि के गाल पर किस कर लिया। सृष्टि का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त अपने रूम में नहीं बल्कि सबके सामने थे। तभी मम्मा मम्मा बड़ी मम्मा बोलते बोलते तीन बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। यह तीनों कोई और नहीं, क्रियांश, वैष्णवी और आरव थे। उन तीनों बच्चों को देखकर सृष्टि ज्ञान से अलग हो गई और तीनों बच्चे सृष्टि के पास आकर उससे लिपट गए थे। सृष्टि नीचे बैठी और उसके तीनों को अपने सीने से लगा लिया था और बारी बारी से उन तीनों के गाल पर किस करते हुए बोली, अब तुम तीनों ये बताओ कि किसने सबसे ज़्यादा मस्ती की थी। उसके पूछते ही तीनों बच्चे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वैष्णवी मासूमियत से सृष्टि को देखते हुए बोली, मैं तो आपकी क्यूट सी बेबी हूँ ना, मैं ज़्यादा मस्ती नहीं करती। और आरव मुस्कुराते हुए, बड़ी मम्मा मैं तो आपका फेवरेट हूँ ना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मस्ती करता। क्रियांश उस दोनों को सृष्टि से अलग करके उसके गाल पर किस करते बोला, मम्मा ये क्वेश्चन तो आपको मुझसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रियांश गोइंका मस्ती करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, और जो आप इतनी दूर से आ रहे हैं आपको इन सभी का पे करना है। क्रियांश फुल एटीट्यूड में बोला, और क्रियांश का मतलब था कि सृष्टि जितने दूर उनसे दूर रही है उतने ही दिन सिर्फ वह उसके साथ ही रहेगी। उसकी बातें सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए थे। क्रियांश को सृष्टि से दूर करके सबकी तरफ देखते बोला, क्रियांश, वैष्णवी और आरव, कल संडे है तो कल पिकनिक पर पूरी फैमिली के साथ कौन जाएगा? पिकनिक का नाम सुनकर तीनों बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वह तीनों चिल्लाते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगे थे। किरण के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी और सभी लोगों के ने उसकी तरफ देखते बोला, ठीक है, आप सभी लोग कल पिकनिक पर जाएंगे और आप लोगों के लिए सारे अरेंजमेंट कर दूंगा। सृष्टि धीरे से ज्ञान के कान में बोली, और हम दोनों कहाँ जाएंगे? ज्ञान मुस्कुराकर सृष्टि के गाल पर किस करते ठेस बोला, हम घर पर रहेंगे मैं और तुम। सृष्टि हैरानी से ज्ञान का चेहरा देखने लगी। आशी मेंशन, रात का वक्त। अर्चित एक्साइटेडमेंट से राशि को गले लगाते बोला, प्रिंसेस तुम्हें पता है जिस डील के लिए मैं इतने महीनों से मेहनत कर रहा था, फाइनली वो डील मुझे मिल गई है। राशि मुस्कुराते हुए अर्चित के गाल पर किस करते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस खुशी को सेलिब्रेशन के लिए हमें राशि मेंशन में पार्टी करनी चाहिए, क्या बोलते हो? अर्चित प्यार से राशि का माथा चूमते हुए बोला, इस पार्टी में हम ज़्यादा लोगों को नहीं, बस अपनी फैमिली होगी। राशि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। कुछ घंटों बाद आशी मैंसन को उन चारों ने मिलकर डेकोरेट किया और बीच बीच में टेबल में एक बड़ी सी केक रखी और अर्चित और राशि अंशबन चारों ने मिलकर केक कट किया और मुस्कुराते एक दूसरे को खिलाने लगे। उसके बाद चारों ने मिलकर सेल्फी ली, जिससे वह चारों बहुत ज़्यादा खुश नजर आने लगे। वहीं ब्लड किंग पुरानी हवेली में आज फिर से लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हवेली के अंदर एक आदमी बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था। उस आदमी के पूरे शरीर पर घाव और चोटों के निशान थे और चोटों से लाल किसी मिर्ची बुरी तरीके से रगड़ी जा रही थी, जिससे वो आदमी बुरी तरह से तड़प तड़प कर झड़पड़ा रहा था
और सामने ही सोफे पर ज्ञान बिना एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। वो आदमी दर्द से चिल्लाते हुए क्या था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। ज्ञान ने अपना हाथ आगे किया। अगले ही पल उसके बॉडीगार्ड ने उसके हाथों में चाकू रख दी। ज्ञान ने हाथों में चाकू देखकर वह आदमी बुरी तरीके से डर गया था और जोर जोर से रोने लगा था। ज्ञान अपने हाथों से चाकू पकड़े उस आदमी के पास आया और गुस्से में अपने हाथ में पकड़े चाकू उसकी हथेली में घुसाते हुए अपनी जुनून भरी आवाज़ में बोला, माफ़ कर दो तुमने मुझसे ताकर मारने चला गया, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से चूक जाता तो वो कभी भी उससे अपना बदला नहीं ले पाता। ज्ञान उस आदमी को देखते हुए जुनून भरी मुस्कान से बोला, ज्ञान गोयनका का जुनून तो तुम, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून हो तुम। आई लव यू सुजाना, आई लव यू ज्ञान। बोलकर ज्ञान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने सच का चेहरा आ रहा था। अगले दिन गोयनका बिना पूरी फैमिली सभी बच्चों को लेकर बस से पिकनिक के लिए निकल गई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस के पीछे पीछे दोस्ती उनकी प्यार सेफ्टी के में लिए बदल गई बॉडीगार्ड्स और की दोनों गाड़ी ने चल रही थी। धर्मेंद्र बस जी के आगे आशीर्वाद से शादी आगे कर ली आगे थी। और बस में तीनों म्यूजिक चल खुशी रहा था खुशी एक और साथ सभी रहने लोग लगी। म्यूजिक को तो एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, सभी लोग सीट आप पर सबको अपने धर्मेंद्र अपने जी का कपल के फैसला साथ बैठे कैसा हुए थे लगा? और सभी कमेंट औरतों ने बॉक्स में अपनी सलवार राय सूट विचार पहन लिया लिखकर था। और ज़रूर कुछ घंटों बताइएगा। बाद बस पिकनिक धन्यवाद। प्लेस पर आकर रुके। सभी लोग बस से नीचे उतरे। वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पूरी जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई थी। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सभी लोगों ने होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। बॉडीगार्ड ने उन सभी का सामान नीचे उतारा और उन लोगों बहुत खुश थे। स्पेशली वैष्णवी और आरव, उन दोनों को बचपन से घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर चाहे कोई भी हो जगह हो, कृतिका उन खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आने से बोली, ये सब कितना खूबसूरत है ना। आर्यन एक नज़र उस पूरी जगह को देखते हुए कृतिका से बोला, खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, और ना ही कोई चीज़ तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। आर्यन की बात पर कृतिका शर्मा गई। उसके गले से लगी थी। वहाँ पर उन दोनों लोगों की फैमिली के अलावा भी दो तीन फैमिली और भी थी जो पिकनिक मनाने आई थी। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तीनों बच्चे थोड़ी दूर पर फुटबॉल खेल रहे थे। अर्नब टीना झरने के पास एक पत्थर पर बैठे हुए टीना से अपना असर अर्नब के कंधे पर रखा हुआ था और दोनों ही होठों पर मुस्कुराहट थी। दोनों खूबसूरत से झरने को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुरेखा, मनीष जी दोनों जमीन पर बिना गद्दों पर बैठे हुए थे और अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुरा रहे थे। वहीं अक्षर वाणी दोनों हरी हरी घास पर बैठे हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों की आंखों में सामने उनका मिलना, उनका शादी करना, सब कुछ याद करके मुस्कुरा रहे थे। आर्यन कृतिका का हाथ पकड़े वहीं पर टहल रहा था। तभी एक आदमी की कृतिका से टक्कर लग गई और उस आदमी ने एटीट्यूड में कृतिका को देखा और बिना सॉरी बोले वहां से जाने लगा। कृतिका ने उन आदमी को देखकर अजीब सा मुंह बनाया और आगे की पल गई थी, लेकिन अगले ही पर गिरने की आवाज़ आई। कृतिका ने हैरानी से बैठ कर पीछे देखा तो आदमी मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था और उसी के पास आर्यन खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। कृतिका अपने माथे पर हाथ मारकर चिढ़ते हुए आर्यन से बोली, बूढ़े होते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये पागलपन कम होने का नाम नहीं ले रहा। कृतिका की बात सुनकर आर्यन करीब आया और उसके कमर पकड़कर अपने करीब करते बोला, तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ रहना है, क्योंकि आर्यन रोहिका की उम्र बढ़ेगी भाई की, उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। तभी कृतिका उसकी बात बीच में काट कर उसके होंठों पर अपने होंठों से छूते हुए धीरे से बोली, प्यार या जुनून। कृतिका की बात सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और कृतिका ने भी मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी थी। उन दोनों के ही आंखों के सामने अपने बिताए हुए पल किसी फिल्म की तरह चल रहे थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बस मुस्कुरा रहे थे। रात का वक्त कोई का बिला सिर्फ कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आई तो हैरान रह गई, क्योंकि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सृष्टि डरते हुए ज्ञान को आवाज़ देने लगी, ज्ञान कहाँ तुम। अगले ही पर सृष्टि के कानों में डोर खुलने लॉक होने की आवाज़ पड़ी। सृष्टि चौंक कर पीछे बढ़ी। तभी अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो गई। दरवाजे पर ज्ञान अपने दोनों हाथों को सीने से बांधे खड़ा था। सृष्टि को एक टक देखकर मुस्कुरा रहा था। सृष्टि मुंह बनाते हुए ज्ञान से बोली, तुमने डोर क्यों लॉक किया है। क्या सृष्टि की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए शरारत से बोला, जाना मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। सृष्टि डर से अपने कदम पीछे हटने लगी। तभी ज्ञान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधों को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर उसकी आंखों में देखते हुए, जाना अब मुझे तुम में कौन बचाएगा। सृष्टि जो डर रही थी अचानक से बहुत प्यार से ज्ञान के गले से अपनी बाहें डालते बेहद प्यार से बोली, बचना चाहता भी कौन है।
मैं तो हमेशा तुम्हारी बाहों में कैद रहना चाहती हूँ। जितना इन दिनों में मैं तुमसे प्यार के लिए तड़पी हूँ, उस तलब को आज पूरा करना चाहती हूँ, बोलकर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए ज्ञान के होठों से होठ जोड़ लिए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली होकर किस करने लगे। ज्ञान ने किस करते हुए सृष्टि के दोनों पैर को अपनी कमर पर लपेट लिया और ज्ञान सृष्टि के टंग के साथ खेल रहा था। सृष्टि के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। ज्ञान सृष्टि को किस करते हुए बेड पर पाँच लाया और धीरे से बेड पर लेटाकर उसके होठों को छोड़ दिया। सृष्टि गहरी सांस लेते हुए ज्ञान को देखने लगी, जो उसे ही देखते हुए अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर रहा था। ज्ञान ने अपनी शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और सृष्टि के ऊपर आ गया। दोनों की चेस्ट एक दूसरे से चेस्ट टच हो रही थी। ज्ञान ने सृष्टि की कुर्ती को उसके कंधे से नीचे कर दिया और उसके कंधे पर अपनी होठ रख दी। सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ज्ञान सृष्टि के कंधे से लेकर उसके गले को कॉलर बोन पर वाइट करने लगा था। ज्ञान धीरे से सृष्टि के कान में बोला, जाना आज हमारे बीच कोई ये कपड़े भी नहीं है। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि के सारे कपड़े फाड़ कर उसके जिस्म में अलग कर दिए थे और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए सटक से बस बोला, इतने दिनों में जो तुमने मुझे तड़पाया है ना, आज उन सबका हिसाब लूँगा। बोलकर ज्ञान ने अपनी पैंट को भी उतार दिया था। वापस से सृष्टि के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया था और कुछ मिनट बाद उसके निचले होठ को बाइट करके छोड़ दिया था। ज्ञान फिर नीचे आया और सृष्टि की चेस्ट और उसके पेट पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपने प्यार से मोहन लगाने लगा था और फिर उसके होठों पर रख दिया। अचानक से उसकी पूरी बॉडी ने अंदर एंटर किया, जिससे सृष्टि की चीख उसके मुंह से दब गई थी। और उसके करीब 3 घंटे बाद ज्ञान ने सृष्टि को छोड़ा और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट जाना। सृष्टि हल्के से मुस्कुराते हुए गुड नाइट बोलकर सृष्टि ने अपना सिर ज्ञान के सीने पर रख दिया और गहरी नींद में सो गई। कुछ मिनट बाद ज्ञान भी गहरी नींद में सो गया था। अगली सुबह ज्ञान की जब आंखें खुली तो बेड पर अकेला था। ज्ञान बेड से उठा, अपनी पैंट पहनकर बालकनी में आया, जहाँ सृष्टि उसके सर पहनने खड़ी थी। ज्ञान ने मुस्कुराते सृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर किस करते बोले, गुड मॉर्निंग जाना, आर यू फाइन। सृष्टि मुस्कुराते पीछे पलटी और ज्ञान के गाल पर किस करते बोले, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे और पहली बार मिलते ही हम दोनों ने शादी कर ली थी। कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों हमेशा एक साथ दूसरे से लड़ते रहे थे। कभी एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे और कभी तो मेरे लिए इतना पजेसिव हो जाओगे। ज्ञान मुस्कुराते हुए सृष्टि को अपनी बाहों में भरते बोला, वह तो हमेशा रहूँगा। सृष्टि प्यार से ज्ञान के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, और मुझे तुम्हारी इसी वजह से प्यार है, वो भी पागलों की तरह। बोलकर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो ये सफ़र यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना।